डॉलर पैसे के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसे ऐसे समझिए, इस कागज के टुकड़े को बनाने की लागत कुछ नहीं है। इसके पीछे बेन बर्नांके की गुडविल के अलावा कुछ नहीं है। और हम अमेरिकी सरकार को न भूलें, ये कागज का टुकड़ा किसी तरह अभी भी मूल्य और सम्मान हासिल करता है। डॉलर दुनिया का सबसे महान मौद्रिक ब्रांड पैसे की कोका कोला के अलावा और क्या हो सकता है? ये कुछ और कैसे हो सकता है? खैर, आप बस देखते रहिए। सन 1971 के बाद से अमेरिकी डॉलर और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पूरी तरह से विश्वास पर आधारित रही है। उस मुद्रा और उस प्रणाली के संरक्षक अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व में विश्वास। दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर वो मापदंड है जिसे हम अपना समय, अपने उत्पाद, अपनी स्वयं की कीमत मापते हैं। हमारी एक ऐसी प्रणाली है जो विश्वास और भरोसे पर आधारित है, और दोनों ही सन 2007 की शरद ऋतु में गायब होने लगे थे। गिरती ब्याज दरों ने हाउसिंग बूम को ट्रिगर करने में मदद की, लेकिन ब्याज दरों के वापस चढ़ने से कई होमओनर्स को अपने मॉर्टगेज चुकाने में मुश्किल हो रही थी। पिछले 3 सालों में 1,40,00,000 लोगों ने मॉर्टगेज ली ले, उनमें से 70 लाख अपने घर गंवा देंगे। ये पागलपन है। फेड को लगा कि ये एक छोटी समस्या है। जब संकट की पहली बार चर्चा हुई तो ये एक सबप्राइम मॉर्टगेज समस्या थी, और ये बस बढ़ती और बढ़ती गई। जो मॉर्टगेज डिफॉल्ट हो गए, सरकारी अधिकारी विशाल निवेश बैंक लेहमैन ब्रदर्स के पतन को रोकने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। हमें बैंकों पर एक इलेक्ट्रॉनिक दौड़ का सामना करना पड़ रहा है। फेडरल रिजर्व का अनुमान था कि अमेरिका के मनी मार्केट सिस्टम से 5.5 खरब डॉलर निकल जाते, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाती और 24 घंटे के भीतर विश्व अर्थव्यवस्था ढह जाती। यह हमारी आर्थिक प्रणाली का अंत होता। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार समय पर कार्यवाही नहीं कर पाई, इसलिए फेड ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करना जरूरी है कि हम इसे करें। ये किसी केंद्रीय बैंक की सामान्य भूमिका नहीं है, न ही होनी चाहिए। जब राजनेताओं ने बहस की, फेड ने कार्रवाई की। इसने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और पैसा बनाने की असीमित शक्ति का इस्तेमाल कर हर तरह की कंपनियों को खरबों डॉलर के कर्ज दिए, जिसने बाद के सरकारी सहायता पैकेज को छोटा कर दिया। मुख्य सड़क के लोगों और ज्यादातर राजनेताओं ने ये नहीं समझा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो जनरल इलेक्ट्रिक नीचे खींच लेती, बर्कशायर हैथवे नीचे खींच लेता, जनरल मोटर्स नीचे खींच लेता, सिटी ग्रुप नीचे खींच लेता, बैंक ऑफ अमेरिका नीचे खींच लेता। मेरा मतलब है, हम खाई के किनारे पर आ गए थे और हमने नीचे झांका और वो बहुत लंबा रास्ता था। फेड को वाकई में हस्तक्षेप करना पड़ा। यही कारण है कि फेड को सन 1913 में स्थापित किया गया था, ताकि वो समग्र वित्तीय प्रणाली को तरलता प्रदान कर सके, ऐसे समय में जब वित्तीय आतंक हो। आप फेडरल रिजर्व के बारे में क्या जानते हैं? ज्यादा नहीं। लोगों की ये धारणा है कि फेड एक तरह का ब्लैक बॉक्स है, कोई इसे समझ नहीं पाता। करेंसी का ख्याल रखते हैं, पता नहीं पैसे से कुछ हो, किसी तरह शेयर बाजार को रेगुलेट करते हैं। मुझे लगता है हम लोगों के लिए रहस्यमय है। मुझे लगता है वे निश्चित नहीं है कि हम क्या करते हैं। लगता है जैसे वे पैसा छाप रहे हैं। नहीं, एक मिथक ये है कि हम जो कर रहे हैं वो पैसा छापना है। पैसा नहीं छाप रहे। क्या ये वो टैक्स का पैसा है जो फेड खर्च कर रहा है? ये टैक्स का पैसा नहीं है। ये पैसा छापने के ज्यादा करीब है, बजाय कि उधार लेने के आप पैसा छाप रहे हैं। प्रभावी तौर पर फेड का काम वास्तव में क्या है? यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ब्याज दरें तय करता है, बैंकों को रेगुलेट करता है और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। फेड को वित्तीय स्थिरता का संरक्षक होना चाहिए, बाजारों में अराजकता को रोकना चाहिए। आमतौर पर ये ऐसा कर सकता है। सन 2008 की गर्मियों में ये ऐसा नहीं कर सका और हमें अराजकता मिली। लेकिन संकट आया कहाँ से? इतिहास के सबसे धनी राष्ट्र को घुटनों पर किसने ला दिया? कई अर्थशास्त्रियों और वरिष्ठ फेड अधिकारियों के अनुसार ये फेड ही था। तूफान की आंख में फेड ने ब्याज दरें बहुत लंबे समय तक बहुत कम रखी।
फेड ने ब्याज दरें बहुत लंबे समय तक बहुत कम रखी, जिसने हाउसिंग कीमतों के बुलबुले में योगदान दिया। इसके बारे में उसी समय चेतावनी दी गई थी। ये टेक्स्ट बुक था, जब आप दरें इतनी नीचे ले जाते हैं तो आपको एक बूम मिलेगा और उसके बाद बस्ट होने की संभावना रहेगी। फेड हाउसिंग बबल शिकारी ऋणदान घोटाले को रोकने में विफल रहा और वित्तीय संकट को रोकने में पूरी तरह विफल रहा। इसलिए हम अपनी वित्तीय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को रेगुलेट करने में नाकाम रहे। और मुझे नहीं लगता कि फेड में काम करने वाला कोई भी इस तथ्य से सांत्वना लेता है कि किसी ने गड़बड़ की, लेकिन मुझे लगता है कि ये जानना जरूरी है कि कुछ बड़ी गलतियां हुई। क्या फेडरल रिजर्व सिस्टम विफल नहीं हुआ? मुझे पता है कि मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपके दृष्टिकोण से मौलिक रूप से असहमत हूं। और मुझे लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं। ऐसी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन चीजें ठीक नहीं हैं। हर कोई वापस जाकर कहना चाहता है कि अब सब ठीक है, देखो हमने अपनी समस्या हल कर ली। हम बस एक और संकट को न्योता दे रहे हैं। ये एक प्रयोग है, हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया, हम पहले कभी यहाँ नहीं थे। फेडरल रिजर्व वास्तव में अनुमान से काम चला रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि फेड ने क्या किया, और शायद पीछे मुड़कर देखने और लोगों को दोष देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आगे चलकर केंद्रीय बैंकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। जैसे ही हम इस बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ये एक गड़बड़ है और हम इसे दोबारा नहीं करना चाहते। ये पहली बार नहीं है जब केंद्रीय बैंक, जिसे हमने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए बनाया था, उसने बजाय हमें खाई के किनारे ला खड़ा किया है। दुनिया की असली करेंसी विश्वास है। जैसे जैसे वह खिसकता है, क्या फेड अतीत से सीख सकता है, और क्या यह समय रहते ऐसा कर सकता है? हमारे सामने बड़े देश ऐसे नहीं आए हैं जो अपनी प्रणाली को बचाने में असमर्थ रहे हों और ढह गए हों। यही वो संकट है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। आपको इस पर नियंत्रण रखने की अपनी क्षमता में कितना विश्वास है? 100%। कभी एक देश था जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, अब हम इसे यूके या ब्रिटेन कहते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन ये छोटी सी जगह थी जिसके पास ये करेंसी थी जो दुनिया भर में अच्छे पैसे के तौर पर चलती थी। ये करेंसी सोने से बैक्ड थी। आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाकर अपने बैंक नोटों को एक निश्चित कानूनी दर पर सोने के बदले बदल सकते थे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड अपने पैसे को कीमती धातु से बांधना, इसके मूल्य को स्थिर करने और बहुत ज्यादा कागजी पैसा बनाने की क्षमता को सीमित करने का एक तरीका है। लेकिन वो दुनिया तब टूटकर बिखर गई जब प्रथम विश्व युद्ध को फाइनेंस करने के लिए जरूरी पैसा छापना शुरू हुआ। यूरोप की महान शक्तियों ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। ब्रिटेन के दिवालिया और जर्मन समाज के हाइपर इन्फ्लेशन से तबाह होने के साथ अमेरिका, इसका नया फेडरल रिजर्व और एक सोने से बैक्ड करेंसी प्रमुखता से उभरी। फेडरल रिजर्व के पास पैसा बनाने की शक्ति है। अगर आप या मैं अपने तहखाने में प्रिंटिंग प्रेस चलाएं तो हम नकली नोट बनाने वाले हैं। जब फेडरल रिजर्व प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग प्रेस, वो मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति तब होती है जब फेड पैसा बनाने या नष्ट करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल ब्याज दरों को घटाने या बढ़ाने के लिए करता है। अगर यह सिस्टम में ज्यादा पैसा बनाता है तो पैसा ज्यादा उपलब्ध हो जाता है और ब्याज दरें गिर जाती हैं। इसलिए हमारे कर्ज लेने और खर्च करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर फेड सिस्टम से पैसा निकालता है तो हम कम कर्ज लेते और खर्च करते हैं और बचत की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप दरें बढ़ा रहे हैं तो आप महंगाई को ठंडा करने के लिए आर्थिक गतिविधि धीमी करना चाहते हैं। जब आप दरें घटाते हैं तो आप कुछ आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। फेड द्वारा दरों में बदलाव वास्तव में एक्सेलरेटर बनाम ब्रेक का सवाल है। 1920 के दशक में फेड ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इस नई मिली शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया। फेड समग्र मैक्रो इकोनॉमी के प्रबंधन में आ गया। अब दुर्भाग्य से इसकी पहली झलक महामंदी थी। उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया। 1920 के दशक ने फेड प्रेरित बूम और बस्ट का पहला उदाहरण देखा। पहले तो फेड की कम दरों ने अनजाने में शेयर बाजार और कर्ज के बुलबुलों को हवा दी, जिसमें सट्टेबाजों ने सर्कुलेशन में मौजूद कुल राशि से भी ज्यादा पैसा उधार लिया। एक भयभीत फेड ने फिर कड़ी पकड़ बनाई।
1928 में आक्रामक तरीके से दरें बढ़ाईं और मंदी और शेयर बाजार क्रैश की नींव रख दी। क्रैश के ठीक बाद न्यूयॉर्क फेड ने बिल्कुल सही काम किया। इसने न्यूयॉर्क मनी मार्केट को तरलता प्रदान की। इसने बैंकिंग आतंक को रोका। अब वॉशिंगटन में बोर्ड वे चिंतित थे कि फेडरल रिजर्व द्वारा अपनाई जा रही विस्तारवादी नीतियों से सट्टेबाजी फिर से भड़केगी और महंगाई आएगी। इसलिए फेड ने अपनी ढीली नीति बंद कर दी। फिर बैंकिंग सिस्टम पर मुसीबत टूटी और फेड ने कुछ नहीं किया। जैसे जैसे बैंक फेल होने लगे, लोगों ने जमा राशि निकाली और उसे गद्दे के नीचे रख लिया। अब बैंकों के पास नए कर्ज देने के लिए पैसा नहीं था और अर्थव्यवस्था नीचे की ओर सरपे हो गई। क्योंकि हम अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर थे, हमें यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि क्या करें। हमने अपनी गोल्ड पोजीशन की रक्षा करने की कोशिश की, जिसके लिए गलत समय पर दरें बढ़ाना जरूरी था और इसलिए कीमतों को गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध कराने के बजाय फेड ने मुद्रा आपूर्ति को ढहने दिया और इसी ने एक साधारण मंदी को महामंदी में बदल दिया। ऐसा नहीं था कि फेड ने जानबूझकर महामंदी पैदा की। वे निराशापूर्वक चाहते थे कि जो चल रहा था उसे ठीक करे। उनकी सिर्फ गलत पहचान थी। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अब व्यापक रूप से साझा किया जाता है। वर्तमान फेडरल रिजर्व चेयरमैन बेन बर्नांके ने कहा है, हमने किया, हम यानी फेडरल रिजर्व ने, हमने महामंदी पैदा की और हम इसे दोबारा नहीं करेंगे। वे गलत थे। उन्होंने उस पीड़ा और दुख से सीखा जिसे हम सबने उस पहली बड़ी गलती के नतीजे के तौर पर महसूस किया। महामंदी एक बड़ी गलती थी। दूसरी बड़ी गलती थी महंगाई। The best things in life are free, but you can give 'em to the birds or bees that need money. Money, yeah, that's what I want. अगले बड़े संकट में समस्या बहुत कम पैसे की नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा पैसे की थी। 1965 का मध्य एक बहुत अच्छा दौर था। न तो महंगाई थी, न बेरोजगारी और वॉशिंगटन डीसी में बहुत आत्माभिनंदन चल रहा था। हालांकि चीजों की सतह के नीचे मुसीबत थी। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रमों और वियतनाम में उनके युद्ध के विशाल विस्तार ने सरकारी खर्च में भारी वृद्धि की और अमेरिका में कीमतों को ऊपर उछाल दिया। वियतनाम युद्ध सभी युद्धों की तरह सरकारी तौर पर आयोजित महंगाई का कारण बना। डॉलर के मूल्य की रक्षा के लिए फेड चेयरमैन बिल मार्टिन को ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत थी, जैसा उन्होंने 1951 से किया था। लेकिन लिंडन जॉनसन एक अलग तरह के राष्ट्रपति थे। जॉनसन ने कहा, नहीं, हम नहीं चाहते कि ब्याज दरें बढ़ें। हम ग्रेट सोसाइटी को पटरी से उतारना नहीं चाहते। हम मंदी पैदा नहीं करना चाहते। हमें लड़ने के लिए एक युद्ध मिला है और फेड ने समर्पण कर दिया। नतीजे विनाशकारी थे। वियतनाम और उसके ऊपर जॉनसन के ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा मांग पैदा कर रहे थे। इसने इस भारी महंगाई को जन्म दिया और 1971 तक यह स्पष्ट हो गया कि डॉलर का अब सोने में बदलना संभव नहीं रहा। आखिरकार राष्ट्रपति निक्सन ने टेलीविजन कैमरे के सामने कहा, मैंने ट्रेजरी सचिव को निर्देश दिया है कि डॉलर का सोने या अन्य रिजर्व परिसंपत्तियों में परिवर्तन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए। और इससे महंगाई का आधुनिक युग शुरू हुआ। इतिहास में पहली बार डॉलर सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था जो सिर्फ फेडरल रिजर्व और उसकी नीतियों में विश्वास से बैकअप था। अब इसका आपके लिए क्या मतलब है? आपका डॉलर कल उतना ही मूल्यवान होगा जितना आज है। यह वादा उतना ही अच्छा था जितना उसके पीछे फेड की कार्रवाई। लेकिन निक्सन के दबाव में झुककर और त्रुटिपूर्ण आर्थिक सिद्धांतों से चिपके रहकर फेड ने अगले दशक तक दरें बढ़ाने से इनकार कर दिया। जीवन यापन की लागत दोगुनी से अधिक हो गई। डॉलर ने अपनी कीमत का आधा से अधिक खो दिया। और जब 70 का दशक समाप्त हुआ, यह एक पूरी तरह से गड़बड़ था। कार्टर प्रेसिडेंसी के दौरान कुख्यात रूप से कीमतें बढ़ीं। लोग कहने लगे, हम इसे नहीं चाहते। हम ऐसी नीतियों के लिए खड़े नहीं होंगे जो लगातार महंगाई पैदा कर रही हैं। मुझे इससे सचमुच नफरत है क्योंकि आप इतना पैसा देते हैं और उतना कुछ नहीं मिलता। सन 1919 के पहले 3 महीनों के दौरान अमेरिका में कीमतें 133% की वार्षिक दर से बढ़ी। सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? महंगाई नियंत्रण से बाहर हो रही है। जवाब शायद सालों तक। राष्ट्रपति कार्टर खुद को रक्षात्मक पाते थे क्योंकि महंगाई बहुत अलोकप्रिय हो रही थी।
महंगाई हमारी दोस्त है। और तभी कार्टर ने पॉल वोल्कर को नियुक्त किया। जब मुझे जिमी कार्टर द्वारा नियुक्त किया गया, वे काफ़ी मुश्किल में थे। यह बहुत कठिन दौर था। लोग ब्याज दरें बढ़ाना पसंद नहीं करते, यह बहुत लोकप्रिय नहीं है, और कुछ प्रतिरोध था और मंदी पैदा करने का डर था। वोल्कर ने फेड गवर्नर्स को ब्याज दरों को धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए राजी करने की कोशिश की, बिना सफलता के। इसलिए उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्हें मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजी किया, और जब उन्होंने मुद्रा वृद्धि दर धीमी की तो अनुमानित रूप से ब्याज दर बहुत ऊपर चली गई। न उन्हें, न मुझे, न किसी और को अंदाजा था कि ब्याज दरें कितनी ऊंची जाएंगी। अमेरिकी इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें 20% तक जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने किया। उसमें साहस लगा। अब फेड को अंदाजा था कि इससे लगभग निश्चित तौर पर मंदी आएगी, और वोल्कर कहते हैं, मैं अपनी नीति पर कायम रहने जा रहा हूं। भले ही सन 1981 में शुरू हुई मंदी युद्ध पश्चात के इतिहास में सबसे लंबी मंदी थी। उस 2 साल की अवधि में दुनिया का नजरिया, फेडरल रिजर्व की भूमिका और देश में इसके महत्व का राजनीतिक दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल गया। अगर वो फैसले राजनेताओं पर छोड़ दिए जाते तो यह कल्पना से परे है कि वे महंगाई दर को नीचे लाने के लिए इतनी गहरी मंदी के लिए वोट देते। यह राजनीतिक प्रणालियों का एक सामान्य दोष है। सांसदों से उन चीजों के लिए वोट मांगने जो दीर्घकालिक फायदों के लिए अल्पकालिक पीड़ा का कारण बनती हैं, और वोट पाना काफी मुश्किल है। यह अच्छा है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं जो आगे आते हैं और सही काम करते हैं, कभी कभी दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हमें इसकी और जरूरत है। पॉल वोल्कर ने मुझे फेडरल रिजर्व बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल को स्वीकार न करने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है। महंगाई पर काबू पाने के साथ वोल्कर व्यय करने योग्य हो गए थे और राष्ट्रपति रीगन उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं करेंगे। लेकिन वोल्कर ने डॉलर और हमारे केंद्रीय बैंक में विश्वास बहाल किया था, और उन्होंने अभूतपूर्व समृद्धि के युग की नींव रखी। इसे जीवित रखना अगले अध्यक्ष पर निर्भर होगा, और कई वर्षों तक ऐसा लगा कि उनके पास है। यह अमेरिका में फिर से सुबह है। मध्य 1980 से लेकर लगभग 2007 तक की अवधि एक ऐसा युग था जिसकी विशेषता हल्की मंदी और मापी गई वृद्धि और सीमाहीन दृश्यता थी। अर्थशास्त्रियों ने इसे ग्रेट मॉडरेशन कहा। यह इस विचार को दर्शाता है कि फेड चीजों पर नियंत्रण रखता है, और यह भावना कि फेड श्रेय लेने का हकदार है। और आप जानते हैं, उन्होंने श्रेय लिया भी। अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारा शेयर बाजार बढ़ रहा था। शीत युद्ध समाप्त हो गया। दुनिया का अधिकांश हिस्सा बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अधिक रुचि लेने लगा। अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, बेरोजगारी कम थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसी समय हमारे पास बहुत कम महंगाई थी, और उसके परिणाम स्वरूप यह फेड के लिए एक स्वर्ण युग था। और मुझे लगता है कि सरकार की भूमिका के प्रति जनता का रवैया बदल गया था। सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं है, सरकार समस्या है। बाजारों में विश्वास और सरकार में विश्वास की कमी के इस माहौल में ही एलन ग्रीन्सपैन, एक मुक्त बाजार समर्थक जो सरकार पर भरोसा नहीं करते थे, को सरकार के सबसे शक्तिशाली एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। ग्रीन्सपैन व्यापक रूप से जाने जाते थे। उस दिन एक कट्टर व्यक्तिवादी आयन रैंड के अनुयायी थे। मैं एक निरपेक्ष, निष्पक्ष, मुक्त, अनियमित अर्थव्यवस्था के पक्ष में हूं। अगर आप सरकार को अर्थव्यवस्था से अलग कर दें तो आपको मनुष्यों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग और सद्भाव और न्याय मिलेगा। उनके करियर और हमारे राष्ट्रीय जीवन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक ये है कि ग्रीन्सपैन, तथाकथित आयन रैंड वाला व्यक्ति, पैसे का मुख्य मूल्य निर्धारक बन गया। ग्रीन्सपैन की पहली परीक्षा तुरंत आई। पिछले 5 वर्षों में अमेरिकी शेयर बाजार का मूल्य 3 गुना से अधिक हो गया था। गिरती ब्याज दरों, कम महंगाई और अमेरिकी पूंजीवाद में फिर से खोजे गए विश्वास के परिणाम स्वरूप मुद्दा ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि लालच एक बेहतर शब्द की कमी के कारण अच्छा है। हालांकि लालच वॉल स्ट्रीट के लिए नया नहीं था। इसे संतुष्ट करने के साधन पहली बार उपलब्ध थे। बाजार जटिल वित्तीय उत्पादों जैसे डेरिवेटिव्स का व्यापक उपयोग कर रहा था। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में अब तक का सबसे बुरा दिन रहा है। डाउ 500 से अधिक अंक नीचे,
कागजी नुकसान 500 अरब डॉलर से अधिक। बाजार में डर जल्दी फैल गया और इसलिए फेडरल रिजर्व ने दरें बहुत तेजी से घटा दी, तरलता बहुत खुले तौर पर प्रदान की। एलन ग्रीन्सपैन ने उस घटना को बहुत सफलतापूर्वक संभाला, बाजारों को आश्वस्त किया, मौद्रिक नीति को ढीला किया। आप कहते हैं ये वाकई अच्छा है। यही कारण है कि आप चाहते हैं कि मौद्रिक नीति इस तरह से हो, और इसलिए एक सबक था, आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, आप संकट समाप्त कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक मिसाल कायम हुई। अब से फेड से केवल वास्तविक अर्थव्यवस्था में समस्याओं के आधार पर ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार में समस्याओं के आधार पर भी दरें घटाने की उम्मीद की जाएगी। फेड चेयरमैन एलन ग्रीन्सपैन बैंकों, बाजारों का कोई रेगुलेशन नहीं देखना चाहते थे, और दूसरी ओर वे स्विच खींच रहे हैं और लीवर हिला रहे हैं। और आप जानते हैं, पहले या बाद के किसी भी फेड चेयरमैन से ज्यादा बाजार को बचाने के लिए अपने आदर्शों को छोड़ने के बाद ग्रीन्सपैन जल्द ही हस्तक्षेप की कला में माहिर हो गए। इसके बाद अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा आर्थिक विस्तार और सबसे बड़ा शेयर बाजार बूम हुआ। बैंकिंग का अनुभव न रखने वाला एक अर्थशास्त्री मेस्ट्रो बन गया था। मैं लगभग 1994 के मध्य से लेकर 1996 तक फेड का सदस्य था। मैं उपाध्यक्ष था। अब यह उतना ऊंचा पद नहीं है जितना लगता है जब एलन ग्रीन्सपैन अध्यक्ष हों। हम सब जानते हैं कि जब चेयरमैन ग्रीन्सपैन बोलते हैं, दुनिया सुनती है। जब तक वे सभी चीजें हो चुकी थी, एलन ग्रीन्सपैन भगवान के उतने करीब थे जितने कोई इस धरती पर रहकर आ सकता है। सबसे पहले तो किसी को भी कभी देवता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी भगवान नहीं है। यह ग्रीन्सपैन के साथ हुआ, और देवीकरण का एक परिणाम यह है कि लोग सोचते हैं कि आप जानते हैं, और लोग सोचते हैं कि आप हमेशा सही ही करेंगे। फेडरल रिजर्व के अंदर इसका ठोस प्रकटीकरण ये था कि ग्रीन्सपैन की किसी भी तरह से आलोचना करना बहुत मुश्किल हो गया। मेरा मतलब है, भगवान के खिलाफ खड़ा कौन चाहता है? फेड को जल्द ही एक नई चुनौती और एक नई तरह की महंगाई का सामना करना पड़ा। वह महंगाई जिसे हमने एसेट इन्फ्लेशन कहना सीखा है, यानी सामानों की कीमतों का नहीं, बल्कि शेयरों, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और अन्य निवेश परिसंपत्तियों की कीमतों का बढ़ना। वॉल स्ट्रीट पर इसे बुल मार्केट के नाम से जाना जाता है, और हर कोई इसके पक्ष में है। हमने इस देश में कभी ऐसी अवधि नहीं देखी जब शेयर बाजार लगातार समय तक 15% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा हो, और लोगों ने सोचा कि यह जारी रहेगा। हर कोई बूम से प्यार करता है, ऐसा कौन है जो इसे नापसंद करता है? लेकिन ग्रीन्सपैन को चिंता थी कि बूम वास्तव में एक बबल था, लेकिन बाजारों ने सुनने से इनकार कर दिया और इसके बजाय संदेशवाहक पर ही हमला कर दिया। लोग कह रहे थे, आपके चेयरमैन हमारे काम से दूर रहें, शेयर बाजार को नीचे न गिराएं। तो ग्रीन्सपैन, जिन्हें लगभग हर चीज से ज्यादा पसंद किया जाना पसंद था, ने यह विचार छोड़ दिया कि शेयर बाजार बहुत ऊंचा है, और इसके बजाय उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ग्रीन्सपैन कभी भी लोकप्रिय राय के खिलाफ नहीं जाएंगे। जैसे जैसे शेयर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचे, उन्होंने अति उत्तेजित बाजारों को ठंडा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, और इसके बजाय कमजोरी के पहले संकेत पर आक्रामक तरीके से हस्तक्षेप करते। निवेशक एक विशाल वित्तीय संचालन, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के पतन से हिल गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एक बड़ा हेज फंड था जो कुछ बहुत ही होशियार लोग चला रहे थे, लेकिन उन्होंने गलत अनुमान लगाया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लॉन्ग टर्म के लेनदारों द्वारा 3.5 अरब डॉलर के बेलआउट की व्यवस्था की, तो यह कथित उदारवादी हमारी अर्थव्यवस्था में जोखिम के समाजीकरण की अध्यक्षता कर रहा था। यह परफेक्ट है, तो हम एक मुक्त बाजार नहीं हैं, तो एक अदृश्य, एक परोपकारी हाथ है जो नहीं, यह इस तरह निकलता है, लेकिन हम इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते। ग्रीन्सपैन अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अधिक तरीकों से कार्य कर रहे थे, इतना कि वॉल स्ट्रीट ने इसका एक नाम दे दिया, द ग्रीन्सपैन पुट। तो ग्रीन्सपैन पुट का विचार है कि आप कोई भी जोखिम ले सकते हैं और आप प्रभावी रूप से इसे फेड के पास रख सकते हैं। देखो, अगर बाजार बहुत ज्यादा बिगड़ता है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। यह अनिवार्य रूप से वैसा ही है जैसे ट्रेडर्स इसे समझते हैं। यह एक बैकस्टॉप है, यह कुछ ऐसा है जो आपके नीचे है,
और बुरे वक्त में आपका समर्थन करता है। और जब आप लोगों को उनके अपने व्यवहार से बचाते हैं तो वे और ज़्यादा जोखिम भरा व्यवहार करने की संभावना रखते हैं। भेद को लगा कि वह आसान पैसे से बाजार की रक्षा कर सकता है, लेकिन सुरक्षा जाल का उसके वादे ने उधार लेने, कर्ज और जोखिम की एक लहर छोड़ दी। इसने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बदला बल्कि विकृत किया। ग्रीन्सपैन के शासनकाल के दौरान वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अपने हिस्से को दोगुना कर देगा। जो कंपनियां कभी उत्पाद बेचती थीं वे अब कर्ज बेचेंगी। जनरल इलेक्ट्रिक अनिवार्य रूप से एक हेज फंड बन गया। जनरल मोटर्स वगैरह कार कंपनियों ने कार बेचकर पैसा नहीं कमाया, उन्होंने कारों के वित्त पोषण से पैसा कमाया। और जो फर्म कभी अपने ग्राहकों की सेवा में काम करती थी वे अब अपने लिए व्यापार करके भारी मुनाफा कमाएंगी। जटिल से जटिल वित्तीय उत्पादों जैसे डेरिवेटिव्स का इंजीनियरिंग करेंगी, जो पारंपरिक परिसंपत्तियों के विपरीत गुप्त रूप से खरीदे और बेचे जाते थे और पूरी तरह से अनियमित छोड़ दिए गए थे। वित्तीय डेरिवेटिव्स एक अभूतपूर्व गति से बढ़े हैं और एक कहीं अधिक लचीली और कुशल वित्तीय प्रणाली के विकास में योगदान दिया है। इस तथ्य के बावजूद कि डेरिवेटिव्स सन 1987 के क्रैश और एलटीसी गेम बेलआउट दोनों के केंद्र में थे, ग्रीन्सपैन ने उन्हें रेगुलेट करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया। मुझे बहुत चिंता है कि हम सरकारी रेगुलेशन के नए रूपों का एक सेट लागू करेंगे जो काम नहीं करेगा। ग्रीन्सपैन की विचारधारा जीत गई और 10 साल बाद अमेरिकी करदाता बीमा दिग्गज एआईजी के अनियमित डेरिवेटिव्स यूनिट को बचाने के लिए 182 अरब डॉलर से अधिक खर्च करेंगे। वित्तीय बाजारों को चलाने वाले होशियार लोग इतने कुशल हैं कि वे इन सभी समस्याओं का खुद ध्यान रख सकते हैं। यह एक कैरिकेचर की तरह लगता है, लेकिन लोग वास्तव में ऐसा मानते थे। बहुत से लोग वास्तव में ऐसा मानते थे और उनमें से कुछ प्रमुख नियामक एजेंसियों का संचालन कर रहे थे, जैसे कि एलन ग्रीन्सपैन। फेड बाजारों को एक अद्भुत सौदा दे रहा था, जोखिम लेने से रोकने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं, लेकिन अगर आपकी शर्तें गलत हो गई तो आपको बचाने के लिए ब्याज दरें घटाएं। अमेरिकी शेयर जल्द ही इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक मूल्यवान हो गए। शेयरों का स्तर इतना खगोलीय हो गया कि लोग बिना किसी व्यवसाय योजना के नई कंपनियां बना रहे थे और निवेशक उन्हें पैसा दे रहे थे। यह बिल्कुल हास्यास्पद था। हम फेड में उसकी चिंता करते थे और हमने इसके बारे में बहुत बात की, क्या हमें बुलबुला बहुत बुरा होने से पहले उसे फोड़ने के प्रयास में ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए या नहीं, और हमने नहीं बढ़ाने का फैसला किया, जबकि बुलबुले जो फूटते हैं शायद ही सौम्य होते हैं। परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होने जरूरी नहीं हैं। बॉल ड्रॉप के 3 महीने बाद शेयर बाजार भी गिर गया। .com के पतन और 9/11 हमलों ने ग्रीन्सपैन के इस विचार की परीक्षा ली कि बुलबुलों को बाद में साफ किया जा सकता है, और उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। झटका कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की एक श्रृंखला लागू की। 9/11 के बाद एक बड़ा डर था कि हम एक बड़ी मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि 2000 के बुलबुले के पतन के दौरान इस दृष्टिकोण वाले लोगों ने खुद को बहुत सही साबित महसूस किया कि यह एक उचित दृष्टिकोण था। अगर यही बस्ट है तो बूम इसके लिए पूरी तरह से सही था। आप सहमत हैं ना? निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि ग्रीन्सपैन ने इसे फिर से कर दिया था, लेकिन एक पकड़ थी। फेड ने आक्रामक ब्याज दर कटौती के साथ क्रैश को नरम किया था और अब उन्हीं कटौतियों ने एक और बूम शुरू कर दिया। कम दरों का मतलब कम मॉर्टगेज भुगतान, जिसने हाउसिंग में एक अस्थिर बुलबुला पैदा कर दिया। आज की संघर्षरत अर्थव्यवस्था में कई अमेरिकियों ने रियल एस्टेट बाजार में निवेश करके शरण ली है। फेड का कहना है कि हाउसिंग मार्केट ठोस है, लेकिन अन्य कहते हैं कि सतर्कता की वजह है। हाउसिंग आसानी से बबल नहीं करती। होमोनर्स शेयर निवेशकों की डिग्री के करीब भी सट्टेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी होगी, और फेड ने ठीक वैसा ही किया।
तो हमने एक हाउसिंग बूम को प्रोत्साहित करना समाप्त कर दिया। हम यानी फेडरल रिजर्व ने एक हाउसिंग बूम को प्रोत्साहित किया। मैं उन फैसलों का बचाव करता रहूंगा क्योंकि मंदी के निचले स्तर के बाद हमारे पास रोजगार वृद्धि नहीं हुई थी। घरों से इक्विटी निकालना उपभोक्ताओं के खर्च के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन रहा है। यदि यह घटना नहीं होती तो आर्थिक गतिविधि काफी कमजोर रहती और फेड ने इस ब्याज दर को नीचे दबाना जारी रखा। तथाकथित फेडरल फंड्स रेट को 1% तक ले गया। आप मुश्किल से इसे देख सकते थे। यह इतना छोटा था और उसका एक हिस्सा फेड की ओर से जानबूझकर था ताकि हम सभी को उतना जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जितना हम अन्यथा नहीं लेते। मुझे वो घर पसंद है, साथ ही स्कूल भी। बच्चे 3 और 1 साल के हैं, वे बड़े होने जा रहे हैं। यह लिस्टिंग खास है। जॉन, तुम लोग यह कर सकते हो, कर सकते हो। Okay. Are you kidding me? पैसे की कीमत कम करके फेड उन चीजों की कीमतें बढ़ा रहा था जो उधार के पैसे से खरीदी जाती थी। हमने, उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट का पक्ष लिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग बेरोजगार रहें। हालांकि इरादे अच्छे थे, लेकिन नतीजे ये हुए कि हमने उधार लेने के प्रोत्साहन पैदा किए और हम परिवारों को उस कर्ज के स्तर तक ले आए जिसकी 20 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 50 साल पहले तो नहीं ही। राष्ट्रपति बुश ने एक हाउसिंग बिल पर हस्ताक्षर किए जो उनके स्वामित्व समाज का हिस्सा था और उन्होंने कहा कि यह कितना अच्छा है कि लोगों के पास घर हैं। नए घरों का निर्माण लगभग 20 वर्षों में सबसे अधिक है। होमओनरशिप दरें अब तक की सबसे ऊंची हैं, लेकिन उनके पास घर में कोई निवेश नहीं था। उनके पास घर में कोई इक्विटी नहीं थी। तो उनके पास क्या था? उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास मॉर्टगेज था जिस पर अगर चीजें खराब होती तो वे डिफॉल्ट कर सकते थे, और उन्होंने किया। अब बहुत से लोग हैं जो अमेरिकी परिवारों को मूर्ख होने के लिए आलोचना करना चाहते हैं। अमेरिकियों ने बहुत ज्यादा उधार लिया, आंशिक रूप से क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि बचत कैसे करें, जिम्मेदारी से उधार कैसे लें, और उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि पेंशन मूल्य और घर की कीमतें हमेशा नहीं बढ़ेंगी। मुझे लगता है यह गलत है। मुझे लगता है मैं कभी भी अमेरिकी उपभोक्ता की बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंकूंगा। सामूहिक ज्ञान आमतौर पर बहुत अच्छा होता है। हमने उन्हें सन 2003-2004 में वास्तव में कम ब्याज दरें दी। अंदाजा लगाइए क्या हुआ। उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार लिया, तो ऐसा लग रहा था कि फेड ने बहुत अच्छा काम किया है और वे अपनी पीठ थपथ पा रहे थे। पर्याप्त सबूत प्रतीत होता है कि बुलबुले के परिणामों के बजाय बुलबुले से निपटने की हमारी रणनीति सफल रही है। आशावादी भविष्यवाणियों के लिए यह अच्छा साल नहीं था। आप जानते हैं, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था इस तरह बढ़ती है कि लोग पैसा कमाते हैं और बाहर जाकर खर्च करते हैं। एक अस्वस्थ अर्थव्यवस्था इस तरह बढ़ती है कि लोग पैसा उधार लेते हैं और बाहर जाकर खर्च करते हैं। फेड की कम दरों ने मॉर्टगेज कर्ज को दोगुना करने में मदद की। लाखों परिवारों के लिए अमेरिकी सपने को एक त्रासदी में बदल दिया। लेकिन असली उधारी की होड़ मेन स्ट्रीट पर नहीं हुई। उन्हीं कम दरों से लुभाए जाकर दुनिया के सबसे बड़े बैंकों ने अपने लाभ को बढ़ाने का मौका छीन लिया, खुद का भारी उधार लेकर, या जैसा वॉल स्ट्रीट पर कहते हैं, लेवरेज के साथ। और यहीं पर ब्याज दरों में वास्तविक गंभीरता प्रकट होती है। फेडरल रिजर्व की मुख्य नीति ब्याज दर केवल 1% थी। बड़े बैंक उस पैसे को मॉर्टगेज पर 5 या 6% पर उधार देते हैं। अब अगर मैं 1% पर पैसा उधार ले सकता हूं और उसे 6% पर उधार दे सकता हूं, तो मुझे उससे जबरदस्त मुनाफा होगा। कम ब्याज दरों के साथ यही समस्या थी। वित्तीय संस्थानों ने बहुत ज्यादा उधार लिया। उनके द्वारा किए गए उधार में लापरवाह हो गए। कुछ नहीं के बदले पैसा उधार लेने और उसे उधार देने के लिए भारी शुल्क कमाने में सक्षम। वॉल स्ट्रीट ने बस पैसा देना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, लेहमैन ब्रदर्स जैसी फर्मों ने उन कम ब्याज दरों पर उधार लिया, उसके आधार पर मॉर्टगेज बैकर सिक्योरिटीज बनाईं और उन्हें दुनिया भर में फैला दिया। बढ़ते परिवार वाला जिस पर बहुत कर्ज है, एक युवा जोड़ा जिसके पास कोई डाउन पेमेंट नहीं है, एक व्यवसाय मालिक जिसकी आय प्रलेखित करना मुश्किल था, उनमें से हर एक को 3 अलग अलग उधारदाताओं द्वारा होम लोन के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। मैं कंट्री वाइड से हूं और मैंने उन सभी को मंजूरी दिला दी है। अब फेड ने ऐसा नहीं किया, बैंकों ने किया।
लेकिन फेड ऐसा कर सकता था और इन पागलपन भरे मॉर्टगेज को अनुमति देने से रोकना चाहिए था। फेड इस सट्टेबाजी को काफ़ी आसानी से रोक सकता था, लेकिन उस समय वॉशिंगटन का माहौल बिल्कुल विपरीत था। हमारे पास आर्थिक व्यवस्था में होमओनरशिप और इसकी भूमिका के बारे में अत्यधिक चिंता है। यह .com वाली स्थिति नहीं है। जो घर अधिकृत हैं उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन आप उस पतन को नहीं देखेंगे जो आप तब देखते हैं जब लोग बुलबुले के बारे में बात करते हैं। मॉर्टगेज के लिए मानक तय करना सीधे राजनीतिक माहौल के खिलाफ जाना होता। फेडरल रिजर्व को काफी बहादुर होना पड़ता। उन्हें पीछे मुड़कर देखने पर करना चाहिए था। फेड के पास सभी मॉर्टगेज लेंडर्स को रेगुलेट करने का अद्वितीय अधिकार था। आखिरकार उसने इसका इस्तेमाल सन 2008 में किया। उनके पास लेहमैन के सबप्राइम यूनिट को रोकने की ताकत थी। आपके पास गैर जिम्मेदार उधार देने की प्रथाओं को रोकने का अधिकार था, जिसके कारण सबप्राइम मॉर्टगेज संकट पैदा हुआ। आपको ऐसा करने की सलाह कई अन्य लोगों ने दी थी और अब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसकी कीमत चुका रही है। जैसे जैसे एलन ग्रीन्सपैन का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का उनका रूपांतरण पूरा हो गया था। अनुपातहीन आकार का एक वित्तीय क्षेत्र, उधार से फूला हुआ हाउसिंग, एक ध्वस्त नियामक प्रणाली और एक सामूहिक भ्रम कि सब कुछ ठीक है। आपको कहाँ लगता है कि आपने गलती की? तब मैंने यह मानने में गलती की कि बैंकों और अन्य का स्वार्थ ऐसा है कि वे अपनी फर्मों की रक्षा करने में सबसे सक्षम थे। उन्होंने बस यह मान लिया कि यही निजी बाजार कर रहा है और निजी बाजार के लोग जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। यह अब भी वह सवाल खुला छोड़ता है जिस पर मुझे लगता है कि इतिहासकार बहुत लंबे समय तक विचार करेंगे। मान लीजिए ग्रीन्सपैन और फेड को यह विश्वास था, तो जैसे जैसे घटनाएं घटित हो रही थीं, उन्होंने उस विश्वास को क्यों नहीं हिलाया? एक राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों में से एक फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष होता है। मेरी पहली प्राथमिकता ग्रीन्सपैन वर्षों के दौरान स्थापित नीतियों और नीति रणनीतियों के साथ निरंतरता बनाए रखना होगा। एक फेड गवर्नर के रूप में बेन बर्नानके ने हाउसिंग बबल के चरम वर्षों में अपने गुरु की आसान पैसे और ढीले रेगुलेशन को बढ़ावा दिया था। कमान संभालते हुए उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे जो बो चुके थे उसकी कटाई करेंगे। हमारे पास बहुत सारे अर्थशास्त्री आते हैं और कहते हैं कि यह एक बबल है और यह फूटने वाला है। सबसे बुरा परिदृश्य क्या है अगर हम देश भर में कीमतों में काफी गिरावट देखें? खैर, मुझे लगता है कि मैं आपकी पूर्व धारणा स्वीकार नहीं करता। यह एक बहुत ही असंभावित संभावना है। हमने कभी भी राष्ट्रव्यापी आधार पर घर की कीमतों में गिरावट नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि क्या अधिक संभावना है जो बर्नानके ने कहना चाहिए था वो ये है कि यह कभी नहीं गिरा क्योंकि इससे पहले कभी बबल नहीं था। रॉबर्ट शिलर का डेटा 100 वर्षों का अविश्वसनीय रूप से सपाट मूल्य श्रृंखला दिखाता है, जिसके बाद अचानक एक हिमालय पर्वत 3 साल में बहुत तेजी से ऊपर जाता है। बर्नानके एकदम सही अकादमिक हैं। वे घर की कीमतों को नहीं देख रहे, वे बाजार दक्षता में इतना गहरा विश्वास करते हैं कि हाउसिंग बबल हो ही नहीं सकता, तो इसकी तलाश क्यों करें? बर्नानके फेड ने वाकई गड़बड़ की, उन्होंने बस इसे आते नहीं देखा। सबप्राइम बाजार की समस्याएं शायद सीमित रहेंगी, तो आगे आने वाली घटनाओं का परिमाण पूरी तरह से कम करके आंका गया और फिर किसी पल लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। शेयर आज कुचले गए। वित्तीय क्षेत्र को बहुत बड़ा झटका लगा। बैंक ऑफ अमेरिका 40% नीचे, अब तक के सबसे बुरे दिनों में से एक, और यह डर से संचालित बाजार है। एलन ग्रीन्सपैन ने सभी को टीजर रेट लेने को कहा और बर्नानके एक अकादमिक हैं। उन्हें अंदाजा नहीं है कि बाहर स्थिति कितनी खराब है। उन्हें नहीं पता। जैसे जैसे संकट उजागर हुआ, फेड ने इसके वास्तविक आयामों को केवल धुंधले तौर पर ही समझा। यह एक बैंक रन था, लेकिन ऐसा जिसका अतीत के उन लोगों से कोई संबंध नहीं था, जिसमें न सिर्फ वे बैंक शामिल थे जिनकी रक्षा के लिए फेड बनाया गया था, बल्कि हेज फंड, निवेश बैंक और बीमा कंपनियां भी थीं जिन्हें फेड ने अपनी निगरानी से छिपने दिया था। AIG नामक कंपनी बड़ी मुश्किल में है। उन्हें पैसे की जरूरत है जो अभी किसी के पास देने के लिए नहीं है। AIG की विफलता का मतलब दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों पर दौड़ होगी।
वे पूंजी के झटके से बच नहीं पाते। हमने देखा कि क्या हुआ जब एक या दो बड़ी फर्में विफल होने के करीब आईं। कल्पना कीजिए अगर 10 या 12 या 15 फर्में विफल हो जाती जहां हम लगभग पहुंच चुके थे। आपको काम चलाने के लिए कर्ज की जरूरत होती है, चाहे हमने दरें बहुत लंबे समय तक बहुत कम रखी। यह इतिहास है ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जहां दिल ने पंप करना बंद कर दिया, हमें पेसमेकर बनना पड़ा और इसे फिर से काम करना पड़ा। अमेरिकी करदाता आज सुबह यह जानकर उठे कि उनके पैसे से एआईजी को बचाने के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा जल्दबाजी में बनाया गया बेलआउट पैकेज बना है। संकट के दौरान फेड दुनिया भर में बैंकों, कंपनियों और सरकारों को आपातकालीन कर्ज के खरबों डॉलर पंप करेगा। हालांकि ये कदम फेड की विचारधारा का तार्किक विस्तार थे, लेकिन ये अभूतपूर्व थे। क्या आप इस साक्षात्कार में यह वादा कर रहे हैं कि आप इनमें से किसी भी बैंक को फेल नहीं होने देंगे? चाहे उनका बैलेंस शीट वास्तव में कैसा भी दिखे, वे फेल नहीं होंगे। वे फेल नहीं होंगे। बर्नानके ने एक तरफा तौर पर दौड़ को रोक दिया, लेकिन जब उनके बेलआउट ने रिकवरी शुरू करने में विफल रहा तो फेड ने शून्य पर पहुंच चुकी ब्याज दरों के साथ दांव बढ़ा दिया। अर्थव्यवस्था को गति देने का फेड का एकमात्र तरीका और अधिक पैसा छापना था, क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई नामक तकनीक। सन 2009 में शुरू होकर फेड ने विफल उधारदाताओं फैनी में और फ्रेडी मैक से 1.3 खरब डॉलर से अधिक के मॉर्टगेज और कर्ज खरीदे। यह मॉर्टगेज बाजार का अस्थायी राष्ट्रीयकरण था। इसके बाद सन 1932 के बाद से सबसे बड़ी स्टॉक रैली हुई और जब 2010 में बाजार डगमगाए तो फेड ने दूसरे दौर QE2 की घोषणा की। अगर ग्रीनस्पैन पुट फुसफुसाया जाता था तो बर्नानके पुट अब जोर से और स्पष्ट था। हेज फंड हैवीवेट डेविड टेपर ने वित्तीय क्षेत्र में निवेश करके 7.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। आपने 2009 में यह कैसे किया? आपने क्या देखा? यह आसान था। सरकार ने आपको बताया कि वे क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि बाजार ऊपर जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं कहूंगा नहीं फेड, मैं आपसे असहमत हूं? तो मेरे पास दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक यह कि अर्थव्यवस्था अपने आप बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति यह है कि फेड पैसे के साथ आता है। अब जब तक फेड पैसे के साथ आता है तब तक शेयर बाजार थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि मुझे एक पुट मिला है। आपको एक पुट से प्यार करना ही होगा, खासकर जब सरकार जारी कर रही हो। बर्नानके ने प्रणाली को बचा लिया था, या क्या उन्होंने बचाया था? यह अभी भी उन्हीं खराब कर्ज और बहुत बड़ी विफल संस्थाओं से भरी हुई थी, केवल अब मुक्त बाजार के अस्तित्व के नियम से बचाई गई थी। हम अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां उपभोक्ता अधिक उधार लेने की स्थिति में नहीं है, बैंक उधार देने की स्थिति में नहीं है। बैंकिंग प्रणाली अभी भी मेरी राय में दिवालिया है, अभी भी टूटी हुई है। बेन बर्नानके ने फेड का नेतृत्व इस राष्ट्र और दुनिया के इतिहास के सबसे भीषण वित्तीय संकटों में से एक के दौरान किया है। ग्रेट मॉडरेशन शुरू हुआ एक मुक्त बाजार की श्रद्धांजलि के रूप में, लेकिन आज यह उस आदर्श से कहीं दूर है। दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त दोनों अध्यक्षों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जो हमारे इतिहास में कभी भी केंद्रीय रूप से नियोजित थी, जो पूरी तरह से हमारे केंद्रीय बैंक से कभी सस्ते कर्ज पर निर्भर थी। 20% से लेकर 0 तक ब्याज दरों में गिरावट, किसी भी संख्या में लेन देन में निवेशकों का बेलआउट, हर बार प्रतिक्रिया और अधिक कर्ज की होती है जो विकास को ईंधन देती है। लेकिन जबकि कर्ज के इस पहाड़ ने हाउसिंग और वित्त के लिए रॉकेट ईंधन प्रदान किया, समग्र विकास वास्तव में धीमा हो गया, क्योंकि हमारे संसाधनों का अधिक हिस्सा, हमारे कई सर्वश्रेष्ठ दिमागों ने चिकित्सा या इंजीनियरिंग का पीछा नहीं किया, बल्कि वित्तीय सट्टेबाजी के शून्य योग खेल का पीछा किया। वित्तीय लेनदेन बनाना उत्पादन नहीं है। यह आपके जीवन स्तर के लिए कुछ नहीं करता, सिवाय कुछ लोगों के जो बैंक में काम करने में सक्षम हैं, अपने शेयर की कीमत बढ़ते देखते हैं, शेयर बेचते हैं और फिर उनके पास धन होता है, लेकिन उन्हें शेयर बेचना होता है ताकि ऐसा कर सकें। तो समझिए कि क्या होता है जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं। हाउसिंग के साथ भी यही है।
यह हमें बेहतर नहीं बनाता। यह उन लोगों की मदद करता है जिनके पास शेयर हैं और उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिनके पास शेयर नहीं हैं। आप जानते हैं, वित्तीय बाजारों में जबरदस्त धन सृजित किया गया था जो अर्थव्यवस्था और अन्य लोगों की आय में किसी भी महान सुधार के समानांतर नहीं लग रहा था। और इसलिए हम जो देखते हैं वह धन में यह वृद्धि वास्तव में केवल उन लोगों के लिए धन का पुनर्वितरण है जिनके पास धन है, उन लोगों से दूर जिनके पास धन नहीं है। तो आपके पास धन का एक भ्रम है। फेड के कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया। मैंने हमेशा माना है कि हम आर्थिक गतिविधि पर शेयर कीमतों के प्रभाव को कम आंकते हैं। मुझे नहीं पता कि शेयर बाजार कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि अगर यह ऊपर जारी रहता है तो यह आज हम जिस किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं उससे कहीं अधिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन 2000 के बाद के सभी बूम, बिलआउट और आसान पैसे के बावजूद अमेरिका में कोई शुद्ध रोजगार सृजित नहीं हुआ है और निजी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति विकास शून्य पर अटका हुआ है। तो यह काम नहीं कर रहा है और इस वर्तमान संकट के संबंध में केवल एक ही कहा जा सकता है, यह फिर से शुरू हो रहा है। फेडरल रिजर्व ने आज $40 अरब के मॉर्टगेज बॉन्ड्स प्रति माह खरीदने की योजना की घोषणा की जब तक आगे सूचना न दी जाए। ब्याज दरों को नीचे लाना, क्या यह शेयर कीमतों को प्रभावित करता है? क्या यह घर की कीमतों को प्रभावित करता है? अगर लोग बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि उनका 401 के बेहतर दिखता है और उनके घर की कीमत अधिक है तो वे बाहर जाकर खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। लेकिन क्या शून्य से बने पैसे से पैदा हुई समस्या को वास्तव में उसी के कभी अधिक से हल किया जा सकता है? प्रमुख बैंक मुनाफा कमा रहे हैं और फिर भी छोटे व्यवसायों को उधार तीसरी तिमाही में वास्तव में घट गया। कोई तो कम ब्याज दरों की कीमत चुका रहा है। वह आप और मैं हैं जिनके पास मनी मार्केट अकाउंट्स हैं जो 27% कमा रहे हैं। मेरा मतलब है, मैंने उस पैसे को बचाने के लिए काम किया और अब एक झटके में फिर तय करता है कि मुझे उस पैसे के लिए कुछ नहीं मिलता ताकि बैंकों का बेल आउट किया जा सके। मेरे लिए यह अत्याचार है। अब केवल बाहरी लोग ही नहीं हैं जो वित्तीय बाजारों के लिए नायक बनने के बर्नानके के प्रयासों की आलोचना करते हैं। पैसा छापना माल और सेवाएं उत्पन्न नहीं करता, यह लोगों को काम पर नहीं रखता। यह सही अल्पकालिक दवा की तरह लग सकता है, लेकिन क्या इलाज बीमारी से भी बदतर हो सकता है? कुछ मामलों में हम बहुत कम ब्याज दरों पर बहुत सारा पैसा उधार ले सकते हैं और हम कुछ समय तक ऐसा करना जारी रख सकते हैं। समस्या लंबे समय में आती है। यह कब तक चलेगा? यह खेल कब समाप्त होगा और यह कैसे समाप्त होगा? गोल्ड स्टैंडर्ड की बंदिश से मुक्त होकर हमारी सरकार की उधार लेने और छापने की क्षमता पर एकमात्र सीमा दुनिया भर के लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। यह हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ। देश की शीर्ष ए रेटिंग को A+ में काट दिया गया। लेकिन अगर हम उस विश्वास को हल्के में लें तो एक डॉलर आधारित प्रणाली कब तक चल सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका अपना कोई भी कर्ज चुका सकता है क्योंकि हम ऐसा करने के लिए हमेशा पैसा छाप सकते हैं, इसलिए डिफ़ॉल्ट की शून्य संभावना है। डॉलर दुनिया का सबसे महान मौद्रिक ब्रांड पैसे की कोका कोला के अलावा और क्या हो सकता है? यह कुछ और कैसे हो सकता है? खैर, अगर आप इन हरे कागज के टुकड़ों की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते हैं, अगर आप दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में अपना वजन बहुत दूर तक फेंकते हैं, तो बुरी चीजें होती हैं। वर्षों से देश यूरो क्षेत्र के एक सदस्य के रूप में अपने साधनों से परे रहा है। यूनान में शुरू हुआ कर्ज संकट अब पूरे यूरोप को खतरे में डाल रहा है। यह स्पष्ट है कि आसान पैसा सरकारों के लिए उतना ही क्रूर रहा है जितना कि होमोनर्स के लिए था, और जबकि अमेरिका ग्रीस नहीं हो सकता। सबक चेतावनीपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, विफल होने के लिए बहुत बड़ा नहीं है। और फिर आपको सभी संकटों की जननी मिलती है बड़े देश जो अपनी प्रणाली को बचाने में असमर्थ होकर ढह रहे हैं। यही वह संकट है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। अच्छे विकल्प बनाने का समय 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में था, और हमने एक देश के रूप में, एक अमेरिकी राजनीति के रूप में अच्छे विकल्प नहीं बनाए।
और अब हम कई बुरे विकल्पों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज असहज विकल्प बनाने में विफल रहते हैं तो हम रास्ते में और भी अधिक असहज विकल्प बनाएंगे। How many times have you heard someone say, if I had his money, I would do things my way. इस बात से अनभिज्ञ हो गए लगते हैं कि हम कौन हैं, और हम इस बात की अधिक चिंता करने लगे कि हम किस तरह के घरों में रहते हैं और हम जो कार चलाते हैं उसकी गति क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कम से कम एक दशक से व्यवस्थित रूप से जितना उत्पादन किया है उससे अधिक उपभोग किया है। सवाल यह है कि इतिहास में कौन सा देश अनिश्चित काल तक हमेशा के लिए ऐसा कर सकता है। सरकार और फेडरल रिजर्व लोगों को अपना पैसा खर्च करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं। यह एक स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं है, तो दूसरे शब्दों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी संभव है, लेकिन यह ठीक है अगर हम जो हमारे पास है उससे खुश रहना सीख सकें, बनिस्बत एक ऐसी प्रणाली जो पूरी तरह से लोगों को उनके पास जो है उससे अधिक चाहने के लिए प्रोत्साहित करने और उस अधिक के बिना वे दुखी रहें, इस पर डिजाइन की गई हो। Little they know that it's so hard to find one rich man in 10 with a satisfied mind. अब दिलचस्प सवाल यह है कि जब आप उस रास्ते पर इतने लंबे समय से चल रहे हैं और असंतुलन इतने बड़े हो गए हैं, तो बुरे रास्ते से उतरकर बेहतर रास्ते पर आने की प्रक्रिया क्या है? आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जिसकी दुनिया को चाहत हो, और संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें वहीं वापस लौटना होगा। दीर्घकालिक विकास क्या चलाता है? असली दुनिया, शिक्षा, पूंजीगत खर्च, आपके श्रमिकों की गुणवत्ता, ये वे चीजें हैं जिनकी आपको चिंता करनी चाहिए। हम अभी भी दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक हैं। हमारे पास मानव पूंजी है, ज्ञान है, हमें बस प्रोत्साहनों की जरूरत है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर जाने की जरूरत है जो अपने संसाधनों का उपयोग कर रही है, पूर्ण रोजगार पर काम कर रही है, लेकिन ऐसे तरीके से जो बुलबुलों पर निर्भर नहीं है। कोई भी जगह जो संसाधनों का एक ठोस, जिम्मेदार उपयोग है। इसका मतलब है कि आपको ऐसी ब्याज दरों की जरूरत है जो बचत को हतोत्साहित न करें। हाउसिंग और कर्ज और घरेलू खपत के लिए कम सब्सिडी, ताकि आप फिर से एक स्वस्थ तरीके से विकास प्राप्त कर सकें। फिर धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम और कम और कम होता जाता है। लेकिन निश्चित रूप से संक्रमण दर्दनाक होने वाला है, और फिर सवाल यह बन जाता है कि दीर्घकालिक लाभ के लिए कितना अल्पकालिक दर्द। महंगाई का अंत हुआ क्योंकि जनता चाहती थी कि ऐसा हो। यह एक लोकतांत्रिक देश है। हम फेडरल रिजर्व से अपने लिए, नागरिकों के लिए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वे कम महंगाई और अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रदान करें, लेकिन हम उनसे भविष्य में औसतन अतीत से बेहतर काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह मानना लुभावना है कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन हम बस तूफान की आंख से गुजर रहे हैं। बूम और बस्ट के चक्र से मुक्त होने के लिए फेड को एक नया रास्ता खोजना होगा। तो यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है। क्या हम केंद्रीय बैंक का समर्थन करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यह ब्याज दरों को उस स्तर तक बढ़ाता है जहां बचत फिर से कुछ ऐसा बन जाती है जिसे आप महत्व देते हैं, ताकि हमारा समाज भविष्य के लिए निर्माण करना शुरू कर सके। मेरे लिए यहाँ बैठकर यह कहना आसान है कि हमें इसे कैसे करने की जरूरत है, लेकिन किसी के लिए भी इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। सरकार, राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक के लिए अपने 100 साल के इतिहास में पहले से कहीं अधिक, फेडरल रिजर्व हमारी आर्थिक प्रणाली का भविष्य अपने हाथों में रखता है। क्या फेड एक ऐसी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है जो टिकाऊ बने, जो शेयर या हाउसिंग बुलबुलों पर आधारित न हो, बल्कि समझदार,
उत्पादक निवेशों पर आधारित हो जो हम सभी को समृद्ध करे, न कि केवल कुछ को। या क्या यह शून्य से पैसे के खोखले वादे की पेशकश जारी रखेगा? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।